वर्ड। इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कानून ने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कंडीशंस, कुछ प्रायोरिटीज बनाई हैं जिसको हमें फॉलो करना कंपलसरी है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें कानून के दायरे में रहकर के बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस क्या है? लॉफुल कंडीशंस को ही फॉलो करता है। कानून उन चीजों को मानता है जो कि हमारे संविधान में दिया गया है, जो कि हमारे सेक्शंस में बना दिया गया है। कानून केवल उन्हें मानता है। हम भले ही कोई भी लीगल काम कर रहे हैं और हमने उस काम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या हमने उन चीजों को लॉ के अंतर्गत नहीं लिया है, तो कानून उसको वॉइड मानता है। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H के अंतर्गत आता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा संचालित किए जाने वाला कंडीशंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा वर्ड आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब हो गया ठहराव, वो चाहे वर्बल हो चाहे रिटन हो। हम जब आपस में एक दूसरे से ठहराव करते हैं, एक दूसरे के बीच में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले प्रपोजल लेना पड़ता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है। सो दो चीजें हैं इसमें, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि दो चीजों से मिलकर क्या बना है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी हमारा लॉ के द्वारा ही बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट भी लॉ के द्वारा बनाया गया है, बट डिफरेंस इतना है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन और एग्रीमेंट शुड बी रिटन। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम मेन चीज देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों के बीच में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना कंपलसरी है। यानी कि जब हम बात करते हैं प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की, तो दोनों, अगर मैं प्रपोजल लेके नहीं जाऊंगी तो क्या एक्सेप्टेंस किससे कराऊंगी? सो बिजनेस हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होता है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दो व्यक्तियों का होना, दो पक्षकारों का होना, टू पार्टीज का होना कंपलसरी। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या-क्या एसेंशियल्स हैं, क्या-क्या चीजों को फॉलो करता है। सबसे पहले एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये एग्रीमेंट, वैसे तो एग्रीमेंट किससे मिलकर बना है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, लेकिन यहाँ पर तीन चीजों को लिया गया है इसके कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट भी होना चाहिए। All contracts are agreement, but all agreements are not a contract. सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सो यहाँ पर पहली चीज क्या दी गई है? एग्रीमेंट। फिर क्या है? ऑफर। ऑफर का मतलब प्रपोजल्स। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो उसकी ऑफर हम या तो हम सरकार के सामने लेके आएंगे या फिर हम अन्य पक्षकारों के सामने लेके आएंगे जिनके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो दूसरी चीज क्या बनाई है? ऑफर। तीसरी चीज क्या बनाई है? ये दोनों चीजें इसके बिना बेकार है। अगर हम बात करें कि एग्रीमेंट और ऑफर से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, उसके लिए तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? तो तीनों चीजें जब कंपलसरी, तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा किसका? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इनफोर्सेबल बाय लॉ ही माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का नाम उसे ही दिया जाएगा जो कि लॉ के दायरे में आता है, जो कि कानून के दायरे में आता है, जिसमें सेक्शंस हैं, जिसमें क्लॉजेस हैं, जिसमें सारे रजिस्ट्रेशंस फील्ड दिए गए हैं, वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कानून के अंदर। इनफोर्सेबल बाय लॉ, तो कानून के दायरे में हमें कोई भी चीज करना कंपलसरी है। अगर हम लीगल और इलीगल दो वर्ड को लेते हैं कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है,
लीगल हम किसे मानते हैं? Which is enforceable by law। और इलीगल किसे मानते हैं? नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके अंतर्गत आएंगे? इन्फोर्सेबल बाय लॉ के अंतर्गत आएंगे। तीसरी चीज है कंपेटेंस ऑफ द पार्टीज टू डू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी हम निर्णय लेंगे, किसी भी तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? उन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए और साथ ही उनके साथ पूरी तरीके से लिखित सारे जितने भी हमारे कंडीशंस हैं, जितने भी हमने अपने कंडीशन सामने वाले के सामने रखे, सब पूरी तरीके से क्लियर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फेयर, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल। तीन चीजों का होना कंपल्सरी। ठीक। चौथी चीज फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। फ्री कंसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट? हम किसी के दबाव में आकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हमारा जो मन करेगा और हमारे को अगर उसकी कंडीशन समझ में आएगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के पास प्रपोजल लेके जाती है तो सामने वाले का फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई इन्फोर्स नहीं होना चाहिए कि आपको तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, सबको बिजनेस करने की आजादी है, हर कोई बिजनेस कर सकता है। कानून में हमें इसलिए नहीं बांधा है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट से, अपनी सोच समझ से होना चाहिए। हम किसी के दबाव में आकर कोई काम करेंगे तो ये हमारे लिए लीगल नहीं है, इलीगल है और कानून उसको नहीं मानता। कानून जो मानता है हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, नो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? गिव एंड टेक। कुछ ले रहे हैं तो कुछ देना भी पड़ेगा और हमारे बिजनेस में गिव एंड टेक किस चीज का? मनी, पैसा। कंसिडरेशन का मतलब होता है हिंदी में प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब है हमेशा प्रतिफल किस रूप में? मनी के ट्रांजैक्शन के रूप में। अगर हम कोई सर्विसेज किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए सर्विसेज नहीं देंगे, उसके लिए क्या लेंगे? मनी लेंगे। अगर हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो मनी मिल रही है, अगर हमसे कोई सर्विसेज ले रहा है तो उसके बदले में भी हमें मनी मिलना चाहिए। यानी कि एक प्रतिफल जरूर निश्चित होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साफ कहा गया है। आप सर्विसेज के बदले में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस का मतलब ही यही है ना, क्या? सर्विस के बदले में सर्विस नहीं देंगे, सर्विस के बदले में ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉ को भी साथ में जोड़ा गया है। ऐसा प्रतिफल नहीं कि आपने किसी चीज पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी कोई भी आपको देने को तैयार हो जाएगा। उन कंडीशंस में वो रुपए की कंडीशन भी होनी चाहिए कि अगर आपने पार्टनरशिप करी है तो 30 और 40% का अगर आपने पार्टनर रखा है तो 30 आप लेंगे, 40 उसको देंगे। अगर आपने 50-50 की पार्टनरशिप करी है तो 50 आप रखेंगे, 50 उसको देंगे। यानी कि वो कंसिडरेशन वो आपने जो निश्चित किया है। अगर हम मार्केट से काम करते हैं तो मार्केट में भी हमें देखना है कि हमें कितने, अगर हमने कोई प्रोडक्शन करा है तो हमें इसे कितने रुपए में मार्केट में बेचना है, वो भी निश्चित होना चाहिए। तो कंसिडरेशन हमेशा कानून के दायरे में होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? एग्रीमेंट एक्सप्रेस्ड एज वॉइड।
व्यर्थ अनुबंध, ऐसा अनुबंध जो किसी काम का नहीं, जिसे लॉ नहीं कहता कि एक अनुबंध है। लॉ क्या कहता है उसके लिए कि वही कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे जिनको कानून ने आदेशित किया है, जिनको कानून ने अपने दायरे में लिया है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी के साथ कर लेते हैं तो वो क्या है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कानून उसको नहीं मानता। अगर मैं कहूँ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की, अगर हमने ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, माइनर था वो व्यक्ति, हमें नहीं पता था कि वो माइनर है, हम नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति माइनर है, 18 साल से कम एज का है, 21 साल से कम एज का है, हमें नहीं पता था और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आगे चल के हमें उसकी कोई परेशानी हुई, हमने कहा कि हमें कोई लॉस हुआ है या जो भी है उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट छूटा है, तो क्या होगा, हम उसके लिए कोई दावा नहीं रख सकते क्योंकि वो क्या है, वॉइड, क्योंकि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने पहले तो माइनर के साथ करा ही, जब आपको कह रखा है, लॉ में बता रखा है कि मेजर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, या अगर उस समय तक वो व्यक्ति माइनर है तो उसका कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने उसकी कस्टडी ले रखी हो और वो मेजर हो, और वो चीज भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि अभी जब तक ये मेजर नहीं होता है तब तक ये व्यक्ति इसकी कस्टडी में रहेगा और इस व्यक्ति के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जैसे ही मेरा पार्टी मेजर बन जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस तक ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये सब आपने उस कंडीशन में लिखा है तो वास्तव में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं प्रूफ किया है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, व्यर्थ है। कितना ही पैसा लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो वॉइड ही माना जाएगा। कानून उसको कोई भी क्या करेगा, छूट नहीं देगा, कानून उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा कि गलती आप ही के द्वारा हुई है। दूसरा चीज क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब व्यर्थनीय, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्यर्थनीय, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो व्यर्थ तो था लेकिन हम उसको कुछ ना कुछ रेमेडी करके उसको सुधार सकते हैं, कुछ समय के लिए सुधारा जा सकता है वो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या कही गई है, आपने बाय चांस माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने अपनी गलती अगर समय से पहले सुधार ली तो वो वॉइडेबल बन जाएगी। और आप तब सुधार रहे हो जब सब कुछ हो चुका, जब सारे नुकसान हो चुके, सारे काम हो चुके, उसके बाद आप सरकार के पास जा रहे हो कि मेरे को ये गलती हो गई, तो कानून उसको नहीं मंजूर करेगा। इन बिटवीन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते करते समय समाप्त होने से पहले अपनी गलतियों को सुधार लिया, आपने उसमें रजिस्ट्रेशन चेंज करा लिया, आपने ये कहा कि मैंने गलत व्यक्ति के साथ, आप थाने जाइए, बहुत सी चीजें हैं जो थाने से होती हैं, बहुत सी चीजें जो तहसील में जाकर होती हैं। अगर आपने वहां पर अपनी एक एप्लीकेशन दायर कर दी समय से पहले कि मैंने ये गलती की थी और मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ, तो वो चीज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो सकती है। लेकिन अगर समय समाप्त हो जाएगा तो कोई भी चीज चेंज नहीं की जा सकती। सो यहाँ पर वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी नहीं है, हर कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज है, लेकिन समय, अगर समय से पहले उन चीजों को सुधारा जा सके तो सुधार लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कानून उसको नहीं मानता। बाद में तो अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, आपने पैसे का भी आदान प्रदान कर दिया, उसके बाद आप ले जा रहे हो कि भैया मैंने से गलती हो गई, तो नहीं, तब कानून आपको, आप ही को दोषी ठहराएगा, बल्कि आप ही को पेनल्टी देनी पड़ेगी कि आपने गलती करी किससे। उससे पहले ही सजग होकर के वो चीज ठीक कर लेनी चाहिए। तो हमारे बीच में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आए थे जिसमें हमने देखा था कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसमें कुछ चीजें आई थी, जैसे कि सबसे पहली चीज आई थी कि अगर हम कहें
कि हमने गलती करी या हमारा फ्री कंसेंट नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो उस फ्री कंसेंट की डेफिनेशन में कुछ सेक्शंस दिए गए जो कि थे हमारे सेक्शन 15, 16, 17, 18 और 19। वो किसके लिए बने थे? सेक्शन 15 किसके लिए बना था? कोरिएशन के लिए, उत्पीड़न के लिए। हम किसी को उत्पीड़ित करके किसी से कांटेक्ट नहीं करा सकते, किसी पे दबाव डाल करके, किसी को पीड़ित करके, किसी को मेंटली टॉर्चर करके हम किसी से कांटेक्ट नहीं करा सकते। सेक्शन 15 ये कहता है। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। हम किसी पर अनुचित प्रभाव नहीं डाल सकते। कैसा अनुचित प्रभाव? हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, हम उससे झूठ नहीं बोल सकते। अगर हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें, जो कंडीशन फेयरली लिखी है, वी हैव टू फॉलो ऑल द कंडीशंस। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये लिखा है और करा हम कुछ और रहे हैं। तो सेक्शन 16 क्या कहता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या कहती है सेक्शन 17? फ्रॉड। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस नहीं हो सकता अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। कानून उसको नहीं मानता, कानून तो बहुत चीजों को नहीं मानता, लेकिन कुछ चीजों को तो हमें बहुत ज्यादा क्लियर करा है और उन क्लियरनेस को हमें समझना चाहिए कि अगर फ्रॉड करा है आपने किसी के भी साथ तो आप सजा के भागीदार हैं। और सेक्शन 17 इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, कि किसी को धोखा देने के लिए आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, इसको कंगाल कर दूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 17 किसकी बात करता है? फ्रॉड की बात करता है। उसके लिए रेमेडीज भी बनी गई है उसमें, उसके लिए पेनल्टीज भी बनाई गई है उसमें, सजा भी बनाई गई है उसमें। इसके बाद तीसरा आता है मिसप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसप्रेजेंटेशन? कह कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो और लिख कुछ और रहे हो, है ना? दिस इज अ टोटली मिसप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 18 बनाया गया इसके लिए कि मिसप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जो आप बताना चाह रहे हैं वास्तव में वही लिखा होना चाहिए और वही बताना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल माना चाहिए। तो सेक्शन 18 क्या कहता है? मिसप्रेजेंटेशन। उसके बाद मिस्टेक। मिस्टेक के लिए कौन सा बनाया है? सेक्शन 20 से 22 बनाया है। सेक्शन 20 से 22 क्या कहता है? मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैसी मिस्टेक? लिखने में। अगर आप कंडीशंस लिख रहे हैं, भले ही आप फ्रॉड के अंतर्गत नहीं लिख रहे हैं, भले ही आप मिसप्रेजेंटेशन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बाय फॉल्ट हो जाती है। कुछ होता है ना, जैसे हम लोग कभी गलती नहीं करना चाहते लेकिन गलती हो जाती है, बिकॉज़ वी आर ह्यूमंस। और डांट भी उसे ही पड़ती है जो काम करता है, क्योंकि काम करने वाला डांट इसलिए खा रहा है क्योंकि उसने काम किया। जो करेगा ही नहीं तो उसको डांट किस चीज की? उसकी मिस्टेक किस चीज की? उसकी तो मिस्टेक गिना ही नहीं सकते क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा। अगर करेगा तभी तो मिस्टेक होगी उसकी। तो मिस्टेक का मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक का मतलब ये है कि कुछ गलतियों से भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कानून उन गलतियों को तब तक नहीं मानता जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना। अगर हमने कह दिया कि हमने गलती से ये कर दिया, तो गलती का प्रूफ लाना पड़ेगा। कैसे कैसे कर दी आपने ये गलती? तो सेक्शन 20 से लेकर 22 तक मिस्टेक्स की बात कही गई है कि गलती ऐसी गलती नहीं हो जो आपने जानबूझ के की है। अगर गलती आपने मानी है तो उसका कहीं ना कहीं आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसके लिए कंपनसेशंस बनाए गए हैं कि आपको कुछ हर्जाना देना पड़ेगा जिसमें अगर आपने गलती करी है। और हमेशा कहते हैं ना, अगर सजा करने वाले ने सजा मान ली तो उसकी सजा कम हो जाती है। अगर अपने दोष को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका दोष, लॉ कहता है कि हम कुछ ना कुछ आपको छूट दे सकते हैं सजा। सो यहाँ पर ये सब चीजें जो बनाई गई हैं वो सब हमारे फ्री कंसेंट के लिए बनाई गई है कि कंसेंट ऐसा हो, फ्री हो, लेकिन ये सब चीजें ना हो। ये सब चीजों की कोई प्रायोरिटी हमारे बिजनेस में नहीं है। हम बिजनेस करते क्यों हैं? हमारा मेन पर्पस क्या है बिजनेस करने का?
प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाना है तो किस तरीके से लॉ कहता है कि कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन किस तरीके से कमाओ? लीगल तरीके से। गुड। उस बिजनेस के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे। इट मींस कि हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो वो सब किसके दायरे में होना चाहिए? लॉ के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत होना चाहिए, है ना? अगर आपने कोई भी काम किया है तो वो सब किसके अंतर्गत आना चाहिए? कानून। एक वर्ड हमने अभी लिया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कोटेशन बहुत आती है एग्जाम में भी, बहुत ज्यादा आती है, मैंने शायद पहले भी बताया। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? कोई आंसर देगा इसका? क्यों नहीं है ये? सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अभी मैंने डिफरेंशिएशन बताया था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, क्या बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन, contract should be consider all the conditions which we have written। और एग्रीमेंट क्या है? वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट की कंडीशंस में हम सुधार भी कर सकते हैं, बाद में भी हम एग्रीमेंट में चेंजेस ला सकते हैं, इसलिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो सब चीजें समाई हुई है, बट सारी चीजें एग्रीमेंट में नहीं दी गई। तो इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेक्शन 2H बताता है हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात। सेक्शन 2H कहता है कि वैलिड, वैलिडिटी, लीगलिटी, वॉइडेबल, कुछ हद तक वॉइडेबल, ज्यादा नहीं। सो यहाँ पर चीजों को बहुत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रहा है ये। इसके बाद हमारी चीज आती है, अगर हम पॉइंट लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या आया है? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। केवल सेक्शन 2 से लेकर 10 तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करी गई है। What is the meaning of proposal? What is the meaning of acceptance? Proposal क्या है? प्रस्ताव। कैसा प्रस्ताव लेकर हम जाएंगे किसी के सामने? किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड। कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ओके, तो प्रपोजल सबसे पहले बात करता है कि कैसी चीज का प्रपोजल? जो लीगल, जिसमें कोई ना कोई ऐसा काम हो जो हमें बिजनेस के अंतर्गत लेना है। हमारे अगर कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम बिजनेस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम कोई और भी मार्केटिंग करना चाहते हैं और दो व्यक्ति मिलके करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके सामने क्या रखना है? अपना प्रपोजल रखना है कि भाई हम आपके साथ ये काम करना चाहते हैं, हमारा ये प्लानिंग है, हम इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारा प्रोसेस है, हम ये काम पहले करेंगे, फिर ये बाद में करेंगे, उसके बाद हमें ये करना है। अगर सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी सारी कंडीशंस वो मान रहा है, आपने फ्री कंसेंट के साथ उसको ये एक्सेप्ट करने के लिए कहा है, तो वो वास्तव में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहलाया जाएगा। अदरवाइज हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते कि उसको हमारी बात को एक्सेप्ट करना जरूरी है, नहीं कर सकते। लॉ ये कहता है कि हम किसी को भी हम अपनी बात से सहमत नहीं करा सकते जब तक वो सहमत ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें करना ही है, यू हैव टू डू, नो, नेवर। आपको अच्छा, उसके बाद एक वर्ड था कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, शायद मैंने बीच में बताया था। कम्युनिकेशन क्या है? आपस में बातचीत करना, आपस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपने पूरे विचार प्रस्तुत करना। और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? तो सामने वाले को समझ भी तो आए। हम बोलते रहे, पता चला सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। हमने जर्मन में बात करी, वो हिंदी समझ रहा है। जर्मन में हमने सारी बात करी, पूरा क्लियर कर दिया अपनी लैंग्वेज में हमने उसको, बट क्या हुआ? उसको समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा कम्युनिकेशन तो नहीं चलेगा ना।
हमने बहुत फेयर बोला, हमने बहुत अच्छे से बोला, हमने सारी कंडीशन जर्मन में लिख दी, बट लॉ क्या कहता है? उसी भाषा का यूज करना है जिस भाषा से सामने वाला समझे, उसी चीज को पेश करना है जिस भाषा को वो चीज समझ में आए, उसी तरीके से लिखना है जिससे सामने वाला व्यक्ति उस तरीके से सहमत हो जाए। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? फेयर, गुड एंड क्लियर। ओके, हमेशा सेक्शन की बात हम करते हैं तो टू और टेन के बीच में कम्युनिकेशन भी शामिल है। इसके बाद क्या है? रिवोकेशन। हम किसी भी बात को खंडित कर सकते हैं। हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है, हमें कोई बात नहीं आ रही है, तो हम उसको खंडित कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कानून कहता है अगर आप किसी के दबाव में कोई काम नहीं कर रहे हैं तो और आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्री कंसेंट है। आप इस भारत के जो स्वतंत्र भारत है उसके नागरिक हैं। आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है, आपको कोई कॉन्टेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है बिजनेस, तो आप उसको डिमोलिश कर सकते हैं, आप उसको खंडित रिवोकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने कांटेक्ट करा, पता चला आपने तो कह दिया कि मुझे नहीं करना उसके साथ कांटेक्ट, मुझे नहीं करना, पता चला उसका तो बहुत सारा नुकसान हो गया उस व्यक्ति का, सामने वाले का, और वो बेचारा क्या करेगा? पहले तो आपने फ्री कंसेंट दे दी कि ठीक है हम आपके साथ काम करेंगे, काम शुरू हो गया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद आप कह रहे हम नहीं करेंगे। कानून इसके लिए नहीं कहता मंजूर। कानून कहता है कि वो चीजें रिवोकेशन के अंतर्गत आएंगी अगर वो भी फ्री कंसेंट से होगा। उसमें ये नहीं कि एक ही व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर गलती करी है तो दोनों की मानी जाएगी, अगर गलती सामने वाले पक्षकार ने करी है तो गलती उसकी नहीं मानी जाएगी जो दूसरा पक्षकार इनोसेंट है। फिर पेनल्टी किसको देनी पड़ेगी? उस रिवोकेशन वाले व्यक्ति को देनी पड़ेगी। कानून बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ उसकी सुधार भी करता है। ऐसा नहीं है कि हर गलती का हमेशा हर गलती मानी जाए। उस गलती के पीछे भी बहुत सारे न्याय बने हुए हैं। और बिजनेस में तो बहुत कुछ ऐसा चलता है कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी करते हैं बिजनेस, कभी नहीं करते हैं, कभी बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। तो हर चीज को शामिल करने की कोशिश की गई है हमारे लॉ में, हर चीज को शामिल करने की कोशिश की गई है। जो धीरे धीरे इतने सेक्शंस बने हैं, इतने क्लॉजेस बने हैं, वो इसी के आधार पर बनते चले गए। आज भी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति, नई परिस्थिति आए और उसका कोई भी सुधार हो तो वो एक सेक्शन के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी रेमेडी हो गई है, अगर कानून ने कह दिया कि ये चीजें इस तरीके से हो सकती हैं, तो हो सकता है कि हम उसको मान लें। बहुत सी चीजें हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कल को आ रहा था कि मोदी जी ने ब्रिटेन में जो इलेक्शन हुए उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा और उसमें उन्होंने जो न्यायाधीश है उसको नियुक्त किया है। मतलब ब्रिटेन की सरकार बात किसकी मान रही है आज? इंडियन गवर्नमेंट की मान रही है। सो कहीं ना कहीं हमारे क्लॉजेस इतने फेयर हैं, हमारे सेक्शन इतने फेयर हैं, हमारा कानून इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बात आज पूरा विदेश मान रहा है। सो यहाँ पर केस लॉ दिए गए हैं, उन केस लॉ को आपने पढ़ना है। जैसे एक केस लॉ दिया है कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का, किसके अगेंस्ट में दिया गया है? ये प्रपोजल के अगेंस्ट में दिया गया है। शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज को आप नोट डाउन करिए कि आपके केसेस भी आएंगे लिखने के लिए, आप लोगों को केसेस भी लिखने हैं और जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको जरूर लिखना है अपने क्वेश्चन के आंसर में। केसेस पे मार्क्स मिलते हैं, सेक्शन पे मार्क्स मिलते हैं, डेफिनेशंस पे मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट्स पे मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? तो आपको ये करना ही है। वो केस क्या था जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? कॉर्नेल का एक केस था। कॉर्नेल ने क्या कहा था कि उसने एक एडवर्टीजमेंट निकलवाया। उस एडवर्टीजमेंट में किसी व्यक्ति को, जो कि कंपनी के आदेश के अनुसार कंपनी की बनी जो दवा है, जो उसकी मेडिसिन है, जो उनकी मेडिकल कंपनी थी, वो जो दवाई थी उसको मतलब प्रयोग करना था और ये कहना था कि ये जो भी इन्फेक्शन का शिकार कोई व्यक्ति होगा तो उसको ये दवा दी जाएगी।
ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। जैसे डॉक्टर्स के बीच में होता है, जो एजेंट जाते हैं कि वो अपने मेडिसिन लेके आते हैं कि आपको ये मेडिसिन हम दे रहे हैं और आपको उन पेशेंट्स को देनी है जो इस तरीके के इन्फ्लुएंस से रिएक्टेड होगा और आपके लिए ये हमें दवाई लानी। इसी तरीके से कॉर्नेल और गॉल्फरेस का एक एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने फिर क्या कहा कि और ये दवाई 100 पाउंड की है, 100 पाउंड की उसने वो दवाई की बात कही। अब दोनों में एक्सेप्टेंस हो गया, उन्होंने भी बात मान ली कि हम आपकी दवाई देंगे और दूसरे व्यक्ति ने भी ये मान लिया कि ये दवाई मैं इतने में बेचूंगा। बाद में क्या हुआ, बाद में जाकर के कुछ समस्याएं सामने आई और उन्होंने उसमें कुछ और चीजें 10% करके और जोड़ दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे ट्रांसपोर्टेशन में इतने खर्चा हुआ या मेरा इसमें कुछ मेरे को लाने में कॉस्टिंग बढ़ गई, तो उसने क्या करा, उस चीज को 10% मोड़ करके बेचना शुरू कर दिया, यानी कि 110 पाउंड में उसने उसको बेचा। अब क्या हुआ, उसने केस कर दिया बिकॉज आपने कंडीशंस में तो वो नहीं लिखा था कि आप 10% से ज्यादा को बेचेंगे। आपसे क्या कहा गया था, 100 पाउंड का ही बेचना है। क्यों? क्योंकि अन्य जो दुकानदार हैं उनको भी ये चीजें उसी तरीके से बेचनी थी। तो केस कर दिया गया क्योंकि प्रपोजल जो आपने रखा था उसको हमारे क्लियरली एक्सेप्ट नहीं करा। अगर उन्हीं कंडीशंस को वो फॉलो करते रहते तो कोई केस की संभावना नहीं थी।